तरीके से इस इलाके में काम हो रहा है और जो इमर्जिंग झारखंड के मंच का जो मकसद है कि रामगढ़ की तरक्की की बात रामगढ़ में होनी चाहिए, तो आज रामगढ़ में रामगढ़ के डीसी से हम बात करेंगे विकास योजनाओं को लेकर। हमारे साथ जुड़े रहेंगे जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता। बिल्कुल राजेश, और क्योंकि इस मंच का हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म का नाम ही है इमर्जिंग झारखंड, और इसमें आज हम रामगढ़ पहुंचे हैं संदीप जी, और ये हमारे लिए सौभाग्य की भी बात है क्योंकि रामगढ़ बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। उसमें से एक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र माँ रजरप्पा का मंदिर भी है। ऐसे में शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। पर्यटन को लेकर के सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, और इस बीच हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक इम्पॉर्टेंट बयान भी दिखा जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम टूरिज्म के जरिए, चाहे वो नेतरहाट की तस्वीर बदलनी हो या जो आस्था के जो केंद्र है, चाहे रजरप्पा हो, देवघर हो, इस तरह के जितने भी सेंटर्स हैं उसमें हम टूरिस्ट को बड़ी संख्या में बुलाएंगे और इसके जरिए न सिर्फ लोगों को रोजगार देंगे बल्कि नक्सलवाद पर भी लगाम लगाएंगे। फर्स्ट कमेंट। देखिए, दो चीज़ें जब आप रामगढ़ का नाम लेते हैं तो आपके जहन में आती हैं। पहला टूरिज्म, और दो प्रमुख सेंटर उसके, एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ छिन्नमस्तिका मंदिर और दूसरा पतरातू रिसोर्ट और उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स है, जहाँ पर बड़ी संख्या में न सिर्फ झारखंड राज्य से ही निकटवर्ती राज्यों से, दूरस्थ राज्यों से भी लोग आते हैं। और इस टूरिज्म पोटेंशियल को जिला प्रशासन का ये प्रयास है कि कैसे हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, स्थानीय लोगों को वहाँ टूरिज्म के माध्यम से जो रोजगार के अवसर मिलें उनमें उनको कैसे इंगेज कर सकें। उसी कड़ी में पतरातू रिजॉर्ट में आप देख रहे होंगे आज की डेट में कि एक टूरिस्ट सर्किट की तरह लोकल डेवलपमेंट, वहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर का डेवलपमेंट, तो वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और जिला प्रशासन, राज्य सरकार दोनों का यह प्रयास है कि जो पोटेंशियल टूरिज्म के क्षेत्र में रामगढ़ जिले का है उसको हम लोग फुली कैपिटलाइज करें। स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उनको टूरिज्म और उसके जो एलाइड सेक्टर्स हैं उनके साथ जोड़ें। ये एक प्रयास हम लोगों का है और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच क्योंकि हमने ममता देवी का भी वर्जन सुना और आलमगीर जी के भी बयान सुने, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो माइनिंग एरियाज है वहाँ पे बहुत सारी बुनियादी समस्याएं हैं और उसको दूर करने को लेकर के सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसे में आपका भी जो क्षेत्र यानी रामगढ़ का जिक्र जब हम करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर माइनिंग होती है रामगढ़ के अलग अलग हिस्सों में, तो किस तरह से आप एक एक्शन प्लान बना के काम कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को न सिर्फ पलायन करना पड़े बल्कि यहीं पर उन्हें रोजगार भी मिले और उनके परिवार को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ मिल सके? देखिए, माइनिंग एक, हम सभी जानते हैं कि रामगढ़ मिनरल कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट है। बड़ी संख्या में CCL, टाटा, कई स्टील रिलेटेड उद्यम हैं यहाँ पर जो अवस्थापित हैं। DMFT के माध्यम से एक फंड है, जिला स्तर पर ट्रस्ट है जिसमें डायरेक्ट हम लोगों को फंड प्राप्त होता है, और उसका उद्देश्य ही यही है कि स्थानीय स्तर पर जिन क्षेत्रों में खनन हो रहा है वहाँ लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर योजनाएं बनाएं और उनका कार्यान्वयन करें। DMFT में अगर एक ब्रीफ में आपको बताऊं तो अभी तक रामगढ़ जिले में लगभग हम लोगों को 800 करोड़ रुपए जब से ये DMFT की स्कीम प्रारंभ हुई है DMFT फंड में मिले हैं। लगभग 1000 करोड़ की स्कीम रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा फॉर्मुलेट की गई हैं, ली गई हैं। उसमें से करीब 730 करोड़ की स्कीम्स हैं जिनका कार्यान्वयन या तो लगभग पूर्ण हो चुका है या पूर्णता के अंतिम चरण में है। सिर्फ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को अगर हम लोग लें उसको, तो 570 करोड़ की योजनाएं सिर्फ इस एक विभाग में हैं, जहां पर फोकस रहा है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को टैप वाटर के माध्यम से जलापूर्ति की योजनाओं से आच्छादित करें। पहले जो योजनाएं पॉइंट बेस्ड टैप वाटर सप्लाई की थी उनको अब बढ़ाते हुए घरों तक टैप कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऑलरेडी हम लोग खुले में शौच से मुक्त हैं, उसको ODF+ की स्टेज पर ले जाने के लिए सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट या बाकी स्थानीय स्तर पर जो सफाई के कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। अस्पताल एक स्वास्थ्य सेवाएं प्रमुख अवयव है जो DMFT से हमारा खर्च है या उसकी जो प्लानिंग स्कीम्स हैं उसके तहत हाल ही में भी राज्य सरकार द्वारा रामगढ़ जिले में एक काफ़ी समय से इशू रहा है कि अपने सदर अस्पताल की बिल्डिंग का, तो वो 100 शैय्या के एक नए अस्पताल का भवन स्वीकृत किया गया है। लेकिन स्थानीय स्तर पर DMFT से हम लोग जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उनको अपग्रेड करते हुए मॉडल सेंटर्स के रूप में प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र में डिलीवरी की सुविधा उत्पन्न हो, इस चीज़ का प्रयास किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों को हम लोगों ने सुदृढ़ किया है।
और ये सब संभव इसीलिए हो सका है क्योंकि माइनिंग के कारण जो डीएमएफटी फंड जिले को प्राप्त होता है उससे हम लोग स्कीम फॉर्मुलेट कर पाते हैं और लोगों को उनका लाभ दे पाते हैं। बिल्कुल सर, डीएमएफटी की आपने बात की, तो डीएमएफटी को लेकर एक रिपोर्ट है हमारे पास, पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम सवाल जवाब को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि इस फंड के बारे में लोग भी जानते हैं, इस ट्रस्ट के बारे में, और अक्सर लोग पूछते हैं कि इसको लेकर क्या कुछ काम हुआ है। तो एक छोटी सी रिपोर्ट। रामगढ़ जिले में डीएमएफटी योजनाओं के जरिए विकास को रफ्तार देने का काम जारी है। डीएमएफटी से रामगढ़ में हर क्षेत्र में काम हो रहा है। पूरे जिले में पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ है। दरअसल रामगढ़ जिला एक खनिज जिले के तौर पर जाना जाता है और यहां से तकरीबन हजारों क्विंटल कोयले का उत्खनन होता है। जिस जिले में खनिज संपदा होती है उन जिलों के विकास के लिए डीएमएफटी फंड के तहत अलग से राशि मुहैया कराई जाती है, जो खनन की वजह से प्रभावित और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित इलाकों और वहां रह रहे लोगों के विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। रामगढ़ जैसा कि आप जानते हैं खनिज बहुल्य क्षेत्र है। कोयले की बड़ी परियोजनाएं, विशेष रूप से पीएसयू के रूप में कोल इंडिया की सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल की योजना, टिस्को की परियोजना, 2 औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर हैं। तो डीएमएफटी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसके माध्यम से हम लोगों को वर्ष 2015-16 से जब से ये स्कीम प्रारंभ हुई है और आज तक कुल 800 करोड़ रुपए इस मद में प्राप्त हुए हैं जिला को। जिला स्तर पर एक ट्रस्ट है जिसके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यकताओं को देखते हुए योजनाओं का चयन किया जाता है। डीएमएफटी के तहत 60% राशि का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च किया जाता है, जबकि 40% राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होती है। डीएमएफटी फंड से रामगढ़ में पेयजल के लिए जल मीनार का निर्माण, हर घर में नल से शुद्ध पेयजल देने की योजना, ब्लड बैंक का निर्माण, सदर अस्पताल की मरम्मत, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, कुपोषित बच्चों के लिए एमटीसी वाहन का संचालन जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, डीएमएफटी योजना के तहत सड़क से जुड़ी कुछ योजनाएं भी चल रही हैं। साथ ही साथ छोटे पुल पुलिया का निर्माण भी कराया जा रहा है। अब तक रामगढ़ जिले में डीएमएफटी से कार्यान्वयन के लिए कुल लगभग 1000 करोड़ की स्कीम्स उस 800 करोड़ के अगेंस्ट सैंक्शन की गई हैं। इसमें 730 करोड़ रुपए हैं जो कि एक्चुअली फील्ड में खर्च कर योजनाएं पूर्ण कर लोगों को उनका लाभ दिया जा चुका है। अकेले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जलापूर्ति और स्वच्छता से संबंधित कार्यों के लिए लगभग 570 करोड़ रुपए की योजनाएं सैंक्शन की गई हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, इनमें फोकस करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, पोषण, इन योजनाओं को प्राथमिकता बताते हुए, और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि लगभग 1000 करोड़ की योजनाएं हैं जो सैंक्शन की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट माइंस एंड मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट यानी डीएमएफटी के जरिए इलाके के विकास में तेजी आई है। खनन से जो इलाके प्रभावित थे वहां के लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलने लगा है। बिल्कुल संदीप जी, ये जो डीएमएफटी का फंड है एक तरह से कह सकते हैं कि सौगात है रामगढ़ जैसे जिलों के लिए, और वो जिला जहां पर अभी बहुत काम होना है, क्योंकि एक तरफ प्राकृतिक संपदा है, दूसरी तरफ गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, पिछड़ापन भी है। तो आप पहले भी आप बता चुके हैं डीएमएफटी को लेकर यहाँ पर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आगे किस तरीके की संभावना और दिखती है रामगढ़ की तरक्की को लेकर, रामगढ़ के विकास को लेकर? देखिए, एक तो जो डीएमएफटी के तहत सहूलियत हम लोगों को मिलती है कि कंटिन्यूअस फंड इनफ्लोज ट्रस्ट फंड में होता है। एक उदाहरण के लिए अगर आपको मैं बताऊं कि वर्ष 2022 तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि पूरे रामगढ़ जिले में शहरी, ग्रामीण सभी क्षेत्रों में प्रत्येक आदमी के पास टैप वाटर के माध्यम से अपना कनेक्शन हो, इसकी हम लोग व्यवस्था करें। उसमें राज्य स्तर से स्कीम जो सैंक्शन की गई हैं, उनके बाद जो भी गैप फंडिंग बचती है उसके लिए एस्टीमेट बनाने का काम, फील्ड सर्वे का काम, वो सब पूरा कर लिया गया है। लगभग सभी स्कीमें सैंक्शन हो गई हैं और 2022 तक उनका कार्यान्वयन करके हम लोग लोगों को एक बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट रामगढ़ जिले में हम लोगों ने रखा है, हर घर जल का, जो कि टैप वाटर के माध्यम से उनको सप्लाई हो। तो ये सहूलियत हमेशा रहती है कि एक डेडिकेटेड फंड जिसको स्थानीय स्तर पर ज़रूरतों का सर्वे करते हुए स्थानीय लोगों की सहभागिता से हम लोग स्कीम्स बनाकर और योजनाएं कार्यान्वित कर सकते हैं। तो
बिल्कुल हम लोगों को बहुत मदद मिलता है डीएमएफटी ट्रस्ट फंड के रूप में जो राशि जिले को प्राप्त होती है उससे। बिल्कुल संदीप जी, इसमें मैं एक सवाल और ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो ये कि जो इलाका माइनिंग का होता है, यानी जहाँ पे बड़े पैमाने पर माइनिंग होते हैं जिस इलाकों में, वहाँ पे पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं समस्या भी है। तो ऐसे में पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बात हो और इसके जो साइड इफेक्ट्स है यानी कि स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो उसको लेकर के किस तरह से आप हेल्थ सेंटर को और मजबूत कर रहे हैं, जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उन इलाकों में? पोल्यूशन में एक ड्राइव भी हम लोगों ने रीजनल ऑफिस जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है उनके साथ शुरू किया है, और जिसका उद्देश्य ही है कि चाहे वो माइनिंग यूनिट्स हों या इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं, उनके सीपीसीबी के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित हो। कई बार एजेंसीज़ को भी उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनके माध्यम से पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स उनको अपने क्षेत्र में लेने हैं। तो एक तो ये वो इंश्योर करें, ये जिला प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है। दूसरा, उसके बाद भी जब भी हम लोग पोषण या स्वास्थ्य की योजनाएं जिला स्तर पर उनका कार्यान्वयन करते हैं, उनकी प्लानिंग करते हैं, तो माइनिंग एरिया हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। बिल्कुल। आंगनवाड़ी केंद्रों के जब सुदृढ़ीकरण की बात आती है तो सर्वोच्च प्राथमिकता उन्हीं क्षेत्रों को दी जाती है जो माइनिंग सेक्टर्स के आंगनवाड़ी केंद्र हैं, या हॉस्पिटल्स, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया कि सभी पीएचसी, हेल्थ सब सेंटर्स, सीएचसीज, इनका अपग्रेडेशन करने का जब प्लान फॉर्मुलेशन होता है तो माइनिंग एरिया हमेशा जिला प्रशासन के टॉप प्रायोरिटी में रहते हैं। तो माइनिंग जनित जो प्रदूषण है उसके कंट्रोल और साथ में ही उससे रिलेटेड या उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो कुछ हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम लोग स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके माध्यम से केटर करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, ये कहा जाता है कि बिना शिक्षा के किसी भी इलाके का विकास नहीं हो सकता, यानी कि बेहतर शिक्षा अगर लोगों को मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, अगर वो मिलेगी तो इलाके का विकास भी होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है आपके यहाँ पे? देखिए, शिक्षा में टू प्रोंग्ड अप्रोच हम लोगों ने रामगढ़ जिले में लिया है। सबसे पहला तो शैक्षणिक संस्थानों का आधारभूत संरचना विकास। कस्तूरबा विद्यालय हैं, सभी वर्ग 1 से प्रारंभ करके और वर्ग 12 तक के जितने भी स्कूल्स कॉलेजेज हैं उनमें मूलभूत सुविधाएं, पेयजल की, शौचालय की, पर्याप्त भवन की उपलब्धता हो, ये जिला स्तर से सुनिश्चित किया गया है और उसमें भी एक बड़ी राशि करणांकित की गई है डीएमएफटी फंड के माध्यम से। दूसरा, लास्ट 1 साल में हम लोगों को कोविड के कारण जो चैलेंज हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि विद्यालय बंद रहे हैं, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों ने रामगढ़ जिले में शुरू किया था, लॉकडाउन ई पाठशाला। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज की समय में लगभग 10,000 से अधिक एक्टिव सब्सक्राइबर हैं उसके जी। मोस्टली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स। 650 से अधिक टीचर्स हैं जिनको एनरोल किया गया है, जो प्रोफेशनली वीडियो शूट करके विभिन्न ग्रुप्स पर डालते हैं। हाल ही में एक QR कोड सपोर्टेड डिजिटल लाइब्रेरी हम लोगों ने उस यूट्यूब पाठशाला के लिए शुरू की है कि आप कहीं से भी सब्जेक्ट वार या विषयवार, वर्गवार कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, एक प्रयास था कि कोविड टाइम में जो डिस्ट्रप्शन है उसको हम लोग पूरा कर सकें। लेकिन ओवरऑल जिला प्रशासन का प्रयास विद्यालयों की आधारभूत संरचना और जो एक मॉडल विद्यालय के रूप में काम करने के लिए उनकी ज़रूरतें हैं उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं और डीएमएफटी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम उसमें साबित हुआ है वो सुविधाएं उनको देने में। बिल्कुल। सर, शहर में एक समस्या है, लोगों से लगातार बात कर रहे थे हम लोग भी जब से आए हैं, पोल्यूशन को लेकर। अभी आप जिक्र भी कर रहे थे उसका कि डस्ट से थोड़ी परेशानी रहती है, तो उसको लेकर क्या कुछ काम हो रहा है? देखिए, पोल्यूशन के बारे में आपके माध्यम से एक बात भी, चूँकि बहुत सारे लोग ये कार्यक्रम देखेंगे, हाल ही में रीजनल ऑफिसर पीसीबी के साथ दोनों इंडस्ट्रियल एरियाज़ का और माइनिंग एरियाज़ का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया। कुछ एनोमलीज जो वहाँ पर देखी गई हैं उसके आलोक में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्शन है उसके तहत सभी इंडस्ट्रीज़ को हम लोग इस चीज़ का नोटिस निर्गत कर रहे हैं कि आप माइनिंग या अदरवाइज जो पोल्यूशन हो रहा है उसके कंट्रोल के लिए जो मेजर्स उनसे अपेक्षित हैं, CTOs जब दिए जाते हैं उन संस्थानों या उन प्रतिष्ठानों के अधिष्ठापन के लिए, तो जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उसका अनुपालन करें। कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स कई जगहों पर ऑलरेडी चालू हैं जिनकी यहाँ से लेकर दिल्ली तक ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है, उसकी हम लोग और स्ट्रिंजेंटली कंप्लायंस सुनिश्चित करा रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि इंडस्ट्रियल या माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से जो पोल्यूशन है वो जिला प्रशासन के भी फोकस या कंसर्न एरिया जो है उसमें है
और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रतिष्ठान अपना काम प्रदूषण के जो मानक निर्धारित हैं उनका पालन करते हुए करें, ये इंश्योर कराया जाएगा। संदीप जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये था कि इस बीच हमने देखा है कि पिछले कई सालों से ये ट्रेंड बन रहा है कि वो ये कि लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, और इस बीच हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी काफ़ी एक्टिव है और आप भी काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें। मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि जो लोग थोड़े जानकार हैं वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को आप तक पहुंचा दे रहे हैं, उसमें किस तरह से निदान कर रहे हैं आप लोग समस्याओं का, किस तरह से उनको आप संतुष्ट कर रहे हैं? और दूसरा ये कि जो लोग सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव नहीं है, उतने जानकार नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उनके लिए फिर आप लोगों ने क्या एक वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है? देखिए, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन अगर आप एनालाइज करें रामगढ़ जिला प्रशासन का, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप पाएंगे। जैसे आपने कहा कि लिमिटेड लोग हैं जिनकी रीच सोशल मीडिया तक होती है। रामगढ़ जिला प्रशासन का अपना जो ट्विटर हैंडल है डीसी रामगढ़ के नाम से, 40,000 से ज़्यादा लोग एक्टिवली उसमें इंगेज्ड हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। दूसरा, बहुत सारी शिकायतें उसमें लोग सिर्फ अपने कंसर्न्स फ्लैग नहीं करते। कई बार आप जहाँ रह रहे हैं, नज़दीक के इलाके में कहीं कोई समस्या है तो लोग उसको फ्लैग करते हैं। फ्लैग करने वाले व्यक्ति को चूंकि ट्विटर का एक्सेस है, तो उनके क्षेत्र में किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड रिलेटेड कोई इशू है, पेंशन योजना से संबंधित कोई इशू है, रोड या पेयजल से संबंधित कोई इशू है, तो लोग दूसरों की समस्याएं भी बड़ी संख्या में ट्विटर, चूंकि उनके पास प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, तो भेजते हैं। और डेली इंटरेक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 15 से 20 ट्वीट, चाहे वो डायरेक्ट कंप्लेंट के माध्यम से हों, सुझावों के माध्यम से हों, वो डायरेक्ट आते हैं। और इनडायरेक्ट ट्वीट्स अगर आप ले लें तो लगभग 50 ट्वीट्स या व्हाट्सएप इंटरेक्शंस, फेसबुक पर किसी ने कुछ पोस्ट किया तो वो लगातार हम लोगों को मिलता है, और उसको एक बड़ा रोबस्ट इनपुट मैकेनिज्म जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग उसको मानते हैं। और प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो शिकायतें आती हैं त्वरित निष्पादन करके उनको सूचित भी करें। और ये प्रयास हम लोगों का है कि एक्टिव एंगेजमेंट जिला प्रशासन और लोगों के बीच में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए और बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपको। तो ये कार्यक्रम इमर्जिंग झारखंड, जहां पर हम रामगढ़ के तरक्की की बात कर रहे हैं, झारखंड के तरक्की की बात कर रहे हैं, डीसी रामगढ़